दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी पर। हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी आरपीएफ ग्रुप डी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट साइंस का फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें सुबह फिजिक्स का क्लास चल रहा है और शाम को केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इससे जल्दी पूरे साइंस का रिवीजन हो जाएगा। तो जो लोग फिजिक्स का वीडियो नहीं देखे हैं, फिजिक्स का 4 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन का जो साइंस का बुक है वो काफ़ी शानदार है। रेलवे के लिए सबसे मस्त बुक जो है साइंस का यूथ कंपटीशन का है। इसमें सभी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं ग्रुप डी, एनटीपीसी, PT1 और जो पीटी मेंस सबका दिया हुआ है। एएलपी स्टेज 1 और स्टेज 2, आरआरबी, जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सबसे लाटेस्ट एग्जाम हुआ है दिया हुआ है ना। 2024 का ये सबसे लाटेस्ट पैटर्न वाला बुक है। ठीक है, तो ये बुक जिसके पास नहीं होगा तो वो लोग यहाँ पर रिवीजन जरूर अवश्य करें। जिसके पास बुक होगा भी तो यहाँ पर फास्ट रिवीजन आपको करवा दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात इसमें ये होता है कि इसमें टीसीएस द्वारा जितना भी पूछा हुआ है सारा पैटर्न पर वही सब दिया हुआ है और सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज इसमें दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसमें केमिस्ट्री का वीडियो देखेंगे। ठीक है, और सुबह में फिजिक्स का वीडियो चलता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का ये क्लास 1 वीडियो होगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री का क्लास 1 वीडियो में चैप्टर वाइज पहले यहाँ पर दिया हुआ पदार्थ है ना, मेटर्स के बारे में सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठोस। तो किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? ठीक है, तो आपको भी मालूम है कि ठोस के अणुओं के बीच जो होता है वो आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है किसमें? ठोस में। ठीक है, इसमें काफ़ी नज़दीक नज़दीक अणु होता है। ठीक है, ठोस में। और सबसे कम होता है किसमें? गैस में होता है। ठीक है, अगर सबसे कम पूछे कि आकर्षण बल किस में होता है, सबसे कम गैस में होता है। ठीक है, देखिए पदार्थ को वैज्ञानिक लोग कितने 5 भागों में बांटा है। ठीक है ना, 5 अवस्था पदार्थ का बताया है, जिसमें ठोस, द्रव और गैस ये 3 मुख्य है और 2 कौन कौन सा है? प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। ठीक है, ये 5 अवस्था है पदार्थ का, याद रखना, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला क्या है? पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। ये गलत है, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच है ना आकर्षण बल होता है, जिसमें कि आपको बताएं कि ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है और गैस में सबसे कम होता है। यानी पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? नहीं होता है। तो ये वाला कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? पदार्थ के कण द्रव और वायुओं में सतत स्थानांतरित होता है। ये सही है। पदार्थ कणों से बना होता है। ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। ये भी सही है। ठीक है, सबसे कम अंतर होता है ठोस में, सबसे ज़्यादा अंतर होता है गैस में। नेक्स्ट है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो 4 ऑप्शन है दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? ठोस के कणों के संदर्भ में क्या सही है? पहला क्या है? वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, उनमें न्यूनतम आकर्षण बल होता है, आकर्षण होता है। तो इसमें सही कौन सा मालूम? इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं ठोस में। ठीक है, जैसे ये लिखा है वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, ये किस में होगा? गैस में होगा, ठोस में नहीं। ठोस में क्या होता है? और जैसे कि न्यूनतम आकर्षण होता है, ये भी गलत है, क्योंकि ठोस में आकर्षण बल अधिकतम होता है। ठीक है, और उनके बीच अंतराल, बड़े अंतराल होते हैं नहीं, बड़े अंतराल किस में होगा? गैस में। और ठोस में क्या होता है? कम अंतराल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इसका सटीक क्या है? व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था? तो 5 अवस्था तय की गई है। क्या क्या बताए थे? देखिए यहाँ लिखा भी है ना, ठोस, द्रव, गैस ये 3 मुख्य है, और प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये 5 अवस्था है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान
नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी द्रव, ये गैस का दिया हुआ है ना, ये आकृति, और ये प्लाज्मा का दिया हुआ है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है कि पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। क्वेश्चन क्या है, ये दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है वो बताना है। दूसरा क्या है, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। यही आकृति से पता अनुमान यानी कि नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, बाकी चीज़ें अनुमान आकृति से लगाया जा सकता है। जैसे यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था है अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर बी कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। नेक्स्ट है, डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो किस में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होगा, तो विसरण अत्यधिक तीव्रता से होगा किस में मालूम, गैस में होना चाहिए ना। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी है, गैस। ठीक है, गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए ये एएलपी आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जो कि 2018 में हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है और कई क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया, अलग अलग एग्जामों में भी रिपीट हुआ है ना। साइंस का क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला क्या है, पदार्थ का कण अस्थिर अवस्था में होते हैं। तो ये सही है ना, पदार्थ का कण जो है अस्थिर अवस्था में होता है, ये गलत है, अस्थिर अवस्था में नहीं होता। ठीक है, ये गलत है। क्या पूछा, कौन सा कथन गलत है, तो पदार्थ के कण अस्थिर अवस्था में, तो ये गलत है ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। जैसे पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ए नंबर इसका गलत है। नेक्स्ट है, डैश एक शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ कौन सा है, तो शुद्ध पदार्थ जो होता है वो यौगिक होगा। जैसे कि ये वाला है मीथेन है ना, CH4, ये शुद्ध पदार्थ है। बाकी ये चीनी का घोल, दूध, वायु, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। ठीक है, मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है और यह दलदली भूमि में भी मिलती है, इसलिए इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि मीथेन किसे मार्स गैस कहा जाता है, तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन से और कई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है। और बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन ही है। ठीक है, और कोयले की खदान में जो कभी विस्फोट होता है वो किसके कारण होता है, तो मीथेन के कारण होता है। ठीक है, धान के खेतों में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो मीथेन गैस ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या तो कौन से विधान सत्य है। तो इसमें दिया हुआ क्या, देखिए पहला ए क्या है, दृढ़ता, और बी में क्या है, संपीड़ितता। दृढ़ता के बारे में क्या लिखा है कि पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं, और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता। ठीक है, तो ए नंबर में दृढ़ता में ये दिया हुआ। ठीक है, और संपीड़ितता में क्या है, यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है। तो ये संपीड़ितता जो है गैसों में पाया जाता है, और यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। ये संपीड़ितता कहलाता है। ये सही है बी। ठीक है, केवल बी सही है और ए गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा केवल बी सत्य है। केवल बी सत्य है। ए नंबर क्यों गलत है कि देखिए पदार्थों में दृढ़ता के गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर लगने वाले झटकों या धक्कों का विरोध करता है। ठीक है, अतः कथन ए गलत है तथा कथन बी सही है, क्योंकि संपीड़ितता गैसों में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके कारण उच्च दाब पर इनका आयतन कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। तो मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता है, मिश्रण में क्या हो सकता है, समांगी और विषमांगी, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, प्रकृति में मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। जैसे समांगी मिश्रण नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, ये समांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है, मिट्टी और रेत का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण, ये विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। तो एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। एक मिश्र धातु जो है ना, ये ठोस विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण कौन सा होगा, तो दूध एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, बाकी पीतल, वायु और पानी में चीनी का घोल, ये समांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दूध एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भागों में उसके अवयवी पदार्थों के संगठन वो विभिन्न गुणधर्म एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे लोहा और गंधक का मिश्रण, बालू और नमक का मिश्रण, ये सब क्या है, विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट है, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है डैश पदार्थ। तो सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में कौन शामिल नहीं है, तो कोलाइड, ये सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, कोलाइड पदार्थ। ठीक है, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल हो जाएगा गैसीय, तरल और मिट्टी। नेक्स्ट है, यहाँ पर मीठा हुआ है, यहाँ पर क्या है, वायु एक मिश्रण है। तो वायु क्या है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। ठीक है, वायु एक दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, वायु से ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, 78%, और ऑक्सीजन उसके बाद है ऑक्सीजन जो कि लगभग 21% पाया जाता है। फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा जाएगा, जिसका प्रतिशत कितना है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, डैश कहलाता है। तो वो सस्पेंशन कहलाता है। ठीक है, वो क्या होता है, जैसे देखिए, जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, वो सस्पेंशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ फिर समझिए, ऐसा विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, वह सस्पेंशन कहलाता है। नेक्स्ट है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। तो कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है, तो देखिए पहला क्या है, मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, ये सही है। ठीक है, और मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, ये भी सही है। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, ये भी सही है। इसकी संरचना तय है, ये गलत है, ये मिश्रण में नहीं होता, ये यौगिक में होता है। किसकी संरचना तय होता है, वो यौगिक में होता है, मिश्रण का ये गुण नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अमिश्रणीय कहा जाता है। जैसे घुल गया तो वो मिश्रण ही हो गया, मिश्रण हो गया। लेकिन जो नहीं घुलते हैं, सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, वो अमिश्रणीय यानी कि इमिसिबल कहलाता है। नेक्स्ट है, तो जो लोग भी रेलवे एनटीपीसी और टेक्नीशियन का जो आने वाला एग्ज़ाम है, या तो आरपीएफ है, ग्रुप डी है, तो इस सब की तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी ध्यान से वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। ठीक है, अब हम भी आपको वीडियो कंटिन्यू, और कोशिश रहेगा कि डेली 1 से 2 वीडियो अपलोड किया जाए। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। साइंस के लिए आपको काफ़ी ये महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। ठीक है, जो कि काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जितना भी पढ़े हैं वो सभी आपको रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं भी जानते हैं वो नया चीज़ भी सीखेंगे आप। ठीक है, जैसे रेलवे एनटीपीसी और टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस टीसीएस द्वारा जितना पूछा हुआ है सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए 2016 में रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, शक्कर के घोल में शक्कर एक है, तो ये क्या है, शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है, तो ये क्या कहलाता है, ये क्या घुला हुआ पदार्थ है।
शक्कर के घोल में, शक्कर क्या है, एक घुला हुआ पदार्थ है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19, डैश एक यौगिक नहीं है, तो कौन सा एक यौगिक नहीं है? तो देखिए लेड जो है ना, ये क्या है, तत्व है ना, शीशा जो है एक तत्व है, ये यौगिक नहीं है। यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक वो जो होता है एक समान अनुपात में मिश्रण जो होता है वो यौगिक कहलाता है। लेकिन ये क्या है, एक सिंगल, जैसे कि तत्व हो गए, जैसे लोहा पूछ दे कि क्या तत्व है, जिंक क्या तत्व है, सोडियम क्या तत्व है, हाइड्रोजन क्या तत्व है, तो सिर्फ अकेले में जो रहता है वो लेड, जहाँ पर क्या हो गया, तत्व हो गया। जैसे चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, यौगिक हो सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, क्या यौगिक नहीं है। नेक्स्ट है रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है। तो रेत और चीनी का मिश्रण क्या है, ये विजातीय मिश्रण है। ठीक है, रेत और चीनी का मिश्रण एक विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से, जो कि निश्चित रूप से एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब कोई वस्तु या पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो पुनः उसे पहली वाली अवस्था में न लाया जा सकता है, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और जब एक पदार्थ से वो जो दूसरे में परिवर्तित होता है वो नया बन जाता है कुछ, फिर पुरानी अवस्था में नहीं आ पाता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसी पर क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो पहला क्या है, कौन सा पूछा, भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठोसों का द्रव में पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि ठोस है ना, जैसे कि बर्फ़ ही ले लीजिए, वो ठोस है और द्रव में पिघल जाता है, पानी बन जाता है, फिर पानी को हम लोग क्या है, ठंडा करके जमा करके फिर ठोस बना सकते हैं, बर्फ़ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। पूछा कौन, भौतिक परिवर्तन नहीं है। गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, ये भी भौतिक परिवर्तन है। पदार्थों का किण्वन, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और द्रवों का गैस में वाष्पीकरण, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि द्रव से गैस बन गया, जैसे कि गैस बन जाता है ना, और गैस को भी ना फिर उसको ठंडा करके एक जगह जमा करके वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो वो पुरानी अवस्था में आ जाता है, तो वो भौतिक परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट है, इसमें से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पहला क्या है, ईंधन का दहन, ये क्या रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का विद्युत उपघटन, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जैसे ऑक्सीकरण और लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है, ये है रासायनिक परिवर्तन। प्लेटिनम तार का जलना, ये है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, प्लेटिनम तार का जलना होता क्या, ये रासायनिक परिवर्तन है। पूछा कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनाना, ये क्या भौतिक परिवर्तन है। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, एक भौतिक परिवर्तन है। वही प्लेटिनम तार का जलना अगर हो जाए तो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती का पिघलना, वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का जलना, वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे का चुंबकीयकरण, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, यही लोहे में जंग लगना, वो क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा रासायनिक परिवर्तन कौन है, तो मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए। जैसे देखिए, वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ वापस उसी मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे कि मक्खन का खट्टा होना, कागज़ का जलना, लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा, 24। जैसे लोहे में जंग लगना, तो किसका उदाहरण है, लोहे में जंग लगना क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन है। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है, रेलवे एनटीपीसी 2016 में भी पूछा हुआ है, फिर 2017 में जब एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण होगा निष्क्रियकरण, ये रासायनिक परिवर्तन में आएगा। ठीक है, बाकी ऊर्ध्वपातन,
क्रिस्टलीकरण, आसवन, ये भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है कौन सा? एक आइस क्यूब का पिघलना, यानी कि एक बर्फ़ का जो है बर्फ़ का पिघलना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन जैसे एक अंडा पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है, केक को बेक बनाना रासायनिक परिवर्तन है, केला सड़ना रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक, नेक्स्ट है उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी गैस सीधे ठोस में बदल जाता है, वो डिपोजिशन कहलाता है। ठीक है, डिपोजिशन, गैस सीधे ठोस में बदल गया। यही क्वेश्चन जब आएगा कि जिसमें ठोस सीधे गैस में बदल जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये भी याद रखना है सब। ठीक, इसका उल्टा। ठीक है, ध्यान रखना है, दोनों एक जैसा है, कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए दोनों को एक साथ समझिए। गैस से जब सीधे ठोस में बदलेगा तो वो डिपोजिशन, और जब ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, जैसे कपूर का जलना, वो क्या होता है? ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण है, समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि डिपोजिशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है, ये डिपोजिशन कहलाता है। और ठोस से सीधे गैस में बदलेगा तो वो सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहलाता है। संघनन क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ वाष्प से तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जैसे वाष्प का जल में परिवर्तित होना, ये क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ठीक है, और आगे क्या है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के बारे में बता दिए, जैसे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलाएगा, वो क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर का जलना, वाष्पीकरण, ये क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तरल अवस्था से वाष्प यानी कि गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, ये वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, वाष्पीकरण है, वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, वाष्प में बदल जाएगा, जैसे कि पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है? तरल पदार्थ है वो गैस में बदल जाता है, तो वाष्पीकरण कहलाता है वो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं? ठीक है, तो कैसे जानते हैं? तो देखिए, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो हम लोग ये जान सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, गैस का उत्सर्जन, इसमें भी आइडिया लगाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। रंग बदलना रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, यानी कि ये सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन क्या होगा? ये पानी का बर्फ में परिवर्तन, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अब मानव में श्वसन रासायनिक परिवर्तन है, मानव में पाचन ये रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं होगा कौन? ये वाला, जल का जल वाष्प में परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है बल्कि ये भौतिक परिवर्तन है। और शरीर में भोजन का पाचन, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है कौन सा हो जाएगा? दूध का दही में परिवर्तन, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और शुष्क, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। रेत का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन, चीनी का पानी में घुलना, ये सब क्या? भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। ठीक है, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो ये कौन सा नियम में आता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम में क्या आता है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी रसायनज्ञ एंटोनी लेबोजियर ने किया था, जिसे रसायन विज्ञान का पिता भी कहा जाता है ना, लेबोजियर को। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन
एंटोनी लेवोजियर ने किया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के रूप में होता है, डैश के अनुरूप होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुरूप होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुरूप होता है। नेक्स्ट है एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, नहीं बदलता है, तो वो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 36 में क्या है? अस्थिर अनुपात का नियम से संबंधित क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने अस्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो अस्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो जोसेफ प्रोउस्ट ने दिया था ना, जोसेफ प्रोउस्ट ने दिया था अस्थिर अनुपात का नियम। इस अस्थिर अनुपात का नियम बोलिए या तो इसे ही निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, एक बार यहाँ पर समझिए कि जोसेफ प्रोउस्ट ने अस्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है निश्चित अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया है? तो निश्चित अनुपात बोले या तो अस्थिर अनुपात बोले, तो आंसर क्या हो जाएगा? जोसेफ प्राउस्ट हो जाएगा। ठीक है, जोसेफ एल प्राउस्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या है? निश्चित अनुपात का नियम के अनुसार क्या कि रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो ये कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर है अस्थिर अनुपात का नियम। अस्थिर अनुपात का नियम क्या है कि किसी नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? तो अस्थिर अनुपात के नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 40। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह डैश के नियम के साथ सहमति में है। तो ये लगातार समानुपात के नियम के साथ सहमति में है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह लगातार समानुपात के नियम के साथ सहमति में है। ठीक है, इसको यहाँ पर पढ़ लेंगे थोड़ा। निश्चित अनुपात के नियम में क्या होता है? या तो अस्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में अनुपात 3:8 के रूप में ही होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात जो होता है 3:8 के अनुपात में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित या अस्थिर अनुपात ज्ञात करें। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा? 14। ठीक है, परमाणु संख्या 7 होता है तो द्रव्यमान इसका कितना? 14। और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1 है तो H3 है यानी कि 3 हो जाएगा।
14:3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात होगा। तो कैल्शियम का द्रव्यमान के अनुसार पूछा है, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 20, द्रव्यमान कितना हो जाएगा 40 कैल्शियम का, ठीक है। और ऑक्सीजन का 8 है परमाणु संख्या, तो इसका कितना होगा परमाणु द्रव्यमान 16 है, ठीक है। अब इसको अनुपात में पूछा कितना होगा, तो इसको काटिए, 8 से कटेगा 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16 यानी 5:2। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो पानी में, पानी का यानी कि जल का सूत्र क्या होता है H2O, ठीक है। तो H2O, तो H क्या हाइड्रोजन है 1, तो 2 है यानी कि 2, और ऑक्सीजन के क्या हो जाएगा 16, तो 2 8 16 यानी 1:8, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन क्या होगा, ये 1:8 के अनुपात में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होगा। तो क्या होगा अमोनिया में, अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3। तो अमोनिया N क्या, नाइट्रोजन का क्या होगा 14, और हाइड्रोजन का यहाँ H3 है यानी 3, 14:3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना, यानी कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होगा, कितना, हमेशा 14:3 के रूप में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन है कि डाल्टन का सिद्धांत, है ना, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। तो डाल्टन का जो सिद्धांत था किस पर, रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पर आधारित था, है ना। डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था, ठीक है। एक बार यहाँ समझिए कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक, मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। तो डाल्टन का क्या सिद्धांत है कि सभी द्रव्य यानी कि सभी पदार्थ या तो तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सभी क्या है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। तो डाल्टन ने क्या बताया, सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना, जिसे परमाणु कहते हैं। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ, परमाणु क्या है, पदार्थ का अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है, पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से 2 नियम हैं, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक है निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम है। नेक्स्ट है डाल्टन का सिद्धांत आधारित है, तो किस पर आधारित है, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन के सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, जिसके मुख्य 2 नियम था, क्या, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है, जो कि यहाँ पढ़े थे, है ना। रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से 2 नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इसका आंसर क्या हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। नेक्स्ट है डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो डाल्टन की पद्धति के अनुसार कौन सा सही है, तो डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है ना, परमाणु पदार्थों से मिलकर है कि कौन सा, तो अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है, ठीक है। अविभाज्य कण है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आएगा 49, निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है, भिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं, ये सही है, ठीक है। डाल्टन के सिद्धांत की अवधारणा है ये। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं, ये भी सही है। परमाणु अदृश्य कण होते हैं, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहा जाता है, ये गलत है। ये क्या बताया था डाल्टन कि सभी पदार्थ छोटे अणु से मिलकर बना होता है,
लेकिन जिसे क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, जिसे अणु कहा जाता है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? तो डाल्टन ने ही बताया था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। ठीक है, तो परमाणु की अविभाज्यता के बारे में किसने बताया? तो डाल्टन ने बताया था। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।